इसमें हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 82, उसमें वो कह रहा है कि गोल्डी मेक्स अ रेगुलर क्वार्टरली पेमेंट्स फॉर गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी। कहता है गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी की रेगुलर 3 महीने के बाद पेमेंट होती है, क्वार्टरली का मतलब आफ्टर 3 मंथ्स। गोल्डी completed a form of authorization and the supplier then set up their own arrangement with the bank to collect amounts due। कहता है उसने अपने सप्लायर को अथॉरिटी दे दी और सप्लायर ने कहा कि बस अब मैं जानूँ और बैंक जाने, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगा, मैं आपको बिल भेज दिया करूँगा और पेमेंट मैं बैंक से निकलवा लूँगा, ठीक है ना, आप बस अथॉरिटी देते। हमने अथॉरिटी दे दी उसको। गोल्डी इज़ ऑलवेज इन्फॉर्म्ड ऑफ दीज अमाउंट्स इन एडवांस। गोल्डी को भी मैसेज आ जाता है, टॉपअप आ जाता है या उसकी कार्बन कॉपी आ जाती है जितना गैस का या बिजली का बिल होता है। कहता व्हाट इज़ द मेथड ऑफ पेमेंट। कहता आप बताएं मेथड ऑफ पेमेंट क्या है। देखें बड़ी सिंपल सी बात है, एक तो गैस और बिजली का बिल है और आपको पता है अमाउंट सेम नहीं होती हर महीने, और नंबर 2 डेट भी सेम नहीं होती, और नंबर 3 आप सप्लायर खुद अरेंजमेंट क्रिएट करेगा, बैंक से पैसे निकलवाएगा हमारे बैंक से। तो ये डायरेक्ट डेबिट की एग्जाम्पल है। मेक सेंस। इंटर बैंक ट्रांसफ़र नहीं, स्टैंडिंग ऑर्डर नहीं, EFT POS नहीं। EFT POS का मतलब इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र एट द पॉइंट ऑफ सेल। जैसे फॉर एग्जांपल आप चले जाते हैं बोनेंजा के ऊपर, आपने 5000 की चीज़ें ख़रीदी और साथ ही कार्ड स्वाइप कर दिया, तो आपके अकाउंट से बोनेंजा के अकाउंट में पैसे चले गए। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र एट द पॉइंट ऑफ सेल, EFT POS। अच्छा जी, अगला सवाल है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 83, व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ अ नोट दैट अकम्पनीज अ चेक पेमेंट टू अ सप्लायर डिटेलिंग द इनवॉइस बीइंग पेड। पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब हम पेमेंट कर रहे होते हैं तो उसके साथ एक डॉक्यूमेंट अटैच करते हैं जो ये बताता है कि हम किन किन चीज़ों की पेमेंट कर रहे होते हैं। देखें ना, बिजनेस काफ़ी चीज़ें सप्लायर से ख़रीद रहा होता है, डिफरेंट कैटेगरीज़ की, टाइप A, टाइप B, टाइप C, और वो पेमेंट रिलीज़ कर रहा होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो जो पेमेंट रिलीज़ करता है उसके साथ डॉक्यूमेंट अटैच करता है कि ये मैं टाइप B की चीज़ों की पेमेंट कर रहा हूँ। तो वो जो डॉक्यूमेंट ये बता रहा है कि मैं टाइप B की चीज़ों की पेमेंट कर रहा हूँ, उस डॉक्यूमेंट को रेमिटेंस एडवाइस बोलते हैं, ABC। तो C इज़ द राइट आंसर। मेक सेंस। अच्छा, अगला सवाल है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 84, कहता है कवाला पेज मंथली बिल फॉर द हीट एंड लाइट चार्जेस बाय इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू मेक अ मंथली पेमेंट फॉर द बिजनेस बैंक अकाउंट इन फेवर ऑफ पावर सप्लाई कंपनी। कहता है मंथली हमारा गैस और बिजली का बिल आता है, हमने बैंक को कहा है कि जनाब अब आपने पेमेंट करनी है बिजली वालों को। पावर यूजर विल चेंज ईच मंथ। कवला ऑथराइजेशन टू द बैंक डज नॉट रिक्वायर द इशू न्यू इंस्ट्रक्शन टू द बैंक पे रिवाइज अमाउंट टू द पावर कंपनी। कहता है आपको पता है कि हर महीने डिफरेंट बिल्स की अमाउंट आ रही होती हैं और बार बार हमने बैंक को नहीं कहना, बैंक को एक दफ़ा इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं, काफ़ी है। कहता है विच मेथड ऑफ पेमेंट इज़ कवाला यूजिंग। तो बड़ी सिंपल सी बात है, अमाउंट वेरी करती है, जब अमाउंट वेरी करती है तो ऑटोमेटिकली और डेट भी वेरी करती होगी, तो ये डायरेक्ट डेबिट कहलाता है। मेक सेंस। तो दिस इज़ योर डायरेक्ट डेबिट। अच्छा जी, अगला सवाल देखते हैं। कहता है हु इज़ द ड्रॉर ऑफ अ चेक। कहता है ड्रॉर कौन है। लेकिन ड्रॉर तो वही है ना जो चेक के ऊपर सिग्नेचर करता है, जिसका अकाउंट होता है, तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इसमें वो हमसे क्या कह रहे हैं, द रेसिपिएंट ऑफ द चेक हु हैज़ रिसीव्ड द चेक फ्रॉम अ पेमेंट। नहीं, वो तो पे ही होता है। द अकाउंट होल्डर हुज अकाउंट विल बी डेबिटेड व्हेन द चेक इज़ प्रेजेंटेड। यस, जिसका अकाउंट होता है। द बैंक ब्रांच अपॉन विच द चेक इज़ ड्रॉन। नहीं, वो तो आपको पता है कौन होता है, वो तो आपको पता है कि वो ड्राई होता है। द बैंक एंड अ ब्रांच थ्रू विच द चेक इज़ प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। नहीं, हाँ जी, जिसका अकाउंट है, जिसके पेमेंट होने लगी है। अगला क्वेश्चन है व्हाट कार्ड विल नॉर्मली बी रिक्वेस्टेड टू अकम्पनी अ पेमेंट बाय चेक। कहता है कि जब हम चेक की पेमेंट कर रहे होते हैं चेक के थ्रू, तो कौन सा कार्ड उसके साथ अटैच किया जाता है। देखें, चेक के ज़रिए जब हम पेमेंट कर रहे होते हैं तो कार्ड से मुराद क्या है, कार्ड से मुराद यहाँ पर है चेक गारंटी कार्ड। देखिए मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। बाज़ औक़ात आपका सप्लायर जो है उसको जब आप पेमेंट कर रहे होते हैं तो उसको खदशा ये होता है कि कहीं आप जो पेमेंट कर रहे हैं वो चेक डिसऑनर ना हो जाए। उस सूरत में वो आपको कहता है कि मुझे बताएं कि ये कंफर्म पेमेंट है या नहीं है, तो आप उसके साथ एक कार्ड अटैच कर देते हैं जो बैंक की तरफ से आता है कि बैंक आपको ये इंश्योर करता है कि आपके अकाउंट में से हम इतनी पेमेंट हर सूरत कर देंगे। मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। देखें, एज्यूम करें आपके अकाउंट में 30,000 पड़ा हुआ है और आपके पास चेक गारंटी कार्ड बैंक ने इशू किया हुआ है 50,000 तक का। 50,000 तक की अमाउंट का कोई भी चेक आएगा हम आपके अकाउंट में से पेमेंट कर देंगे। आपने एक सप्लायर था मिस्टर ABC या मिस्टर A कर लें, सिर्फ उसको पेमेंट करनी थी 45,000 की।
तो आपने उसको चेक काट के दिया, उसने कहा कि यार ये चेक डिसऑनर्ड हो गया या रिटर्न हो गया, बाउंस हो गया, तो क्या बनेगा? आपने उसके साथ चेक गारंटी कार्ड लगा दिया, और चेक गारंटी कार्ड जो है वो ये बता रहा है कि आपके अकाउंट में से कंफर्म पेमेंट हो जाएगी, और उसके ऊपर वैलिडिटी लिखी होती है कि ये चेक गारंटी कार्ड कितने अरसे के लिए वैलिड है। अब जब वो चेक बैंक लेके जाएगा, साथ गारंटी कार्ड अटैच करेगा, तो आपके अकाउंट में 30,000 है, आपने चेक उसको काट के दिया वो 45,000 का, तो बैंक आपके अकाउंट में से 30,000 निकाल के 15,000 खुद शामिल करके बैंक आपके बिहाफ के ऊपर पेमेंट कर देगा 45,000 की। 15,000 का बैंक आपको कर्जा दे देगा शॉर्ट टर्म ओवरड्राफ्ट का। तो ये चेक गारंटी कार्ड बेसिकली जो कार्ड के साथ अटैच किया जाता है, जो सप्लायर को इंश्योर करता है कि आपकी पेमेंट कंफर्म है, मुझे बैंक ने गारंटी दी हुई है, लिहाजा ये मेरा और बैंक का मामला, आप जाके पेमेंट निकलवा लें, ठीक है। मेन चीज़ क्या है? चेक गारंटी कार्ड की वैलिडिटी देखना और उसकी लिमिट देखना सप्लायर का काम है। अगर कस्टमर हमें दे रहा है तो हमें देखना भी हमारा काम है। तो ये चेक गारंटी कार्ड का कॉन्सेप्ट है। तो दिस इज बी इज द राइट आंसर। चलें जी, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 87। व्हाट इन्फॉर्मेशन डिटेल्स ऑन अ क्रेडिट कार्ड शुड अ कैशियर चेक व्हेन दे रिसीव पेमेंट फॉर गुड्स? ठीक है ना। कहता है कि जब कैशियर का ज़रूरी वर्ड मतलब ये नहीं है कि बैंक का ही कैशियर हो, कैशियर किसी भी जगह का हो सकता है। आप फॉर एग्जांपल ग्रॉसरी स्टोर चले गए, अमेज़ोन या वॉलमार्ट, वहाँ से आपने चीज़ें खरीदी, उसको क्रेडिट कार्ड दे दिया। अब वो जो क्रेडिट कार्ड है जो वो कैशियर चेक करेगा वॉलमार्ट का, तो वो क्या क्या चीज़ें चेक करेगा? नंबर 1, इट इज़ साइन हुआ हुआ है कि नहीं हुआ हुआ? ओके। इट इज़ वैलिड एट द डेज डेट, क्या ये आज तक की तारीख तक वैलिड है, एक्सपायर तो नहीं? इट हैज़ नॉट बीन अल्टर्ड टेम्पर्ड, क्या किसी किस्म की कोई एडिशन या सब्ट्रैक्शन या इसके ऊपर किसी किस्म का कोई सी फजूल की बात तो नहीं लिखी हुई, या टेम्पर्ड मिटा हुआ तो नहीं है? इट इज़ इशूड बाय अ बैंक, क्या ये बैंक ने इशू किया हुआ है? जी, पहली बात तो ठीक है, साइन होना चाहिए, वैलिड भी होना चाहिए, इसके ऊपर किसी किस्म की कोई अल्ट्रेशन ना की जाए, किसी किस्म की कोई टेम्पर्ड ना किया जाए, इसको खरीदा ना जाए। इट इज़ इशूड बाय अ बैंक। देखिए, मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ, ज़रूरी नहीं होता कि क्रेडिट कार्ड बैंक ही इशू करे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आजकल जो हमारी कंट्री के अंदर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आए हुए हैं, इजी पैसा के, जायज़ कैश के, तो वो भी अपना डेबिट कार्ड इशू कर रहे हैं, और फ्यूचर में वो क्रेडिट कार्ड भी लॉन्च कर देंगे, क्रेडिट फैसिलिटी आपको दे देंगे। तो डेबिट कार्ड के अंदर ही क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी दे देंगे। जिस तरह आप इजी पैसा की बात करें, वो आपको लोन दे देते हैं 10,000 तक का, अप टू 50,000 तक का। तो ज़रूरी तो नहीं है ना कि अब क्रेडिट कार्ड बैंक के इशू करे। बाहर के मुल्क तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है कि बैंक के अलावा भी कुछ कंपनीज़ हैं जो कि क्रेडिट कार्ड इशू कर देते हैं कि आप पेमेंट करें, हम आपके बिहाफ के ऊपर पेमेंट कर देंगे, आपको हम कर्जा दे रहे हैं। तो दिस इज़ नॉट द राइट वन। 1 and 2 and 3 इज़ द राइट वन, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चला ज़रूरी नहीं है कि अब बैंक ही क्रेडिट कार्ड इशू करे। काफ़ी कंपनीज़ ऐसी आ गई हैं कि जो अपना क्रेडिट कार्ड लॉन्च करती हैं और कस्टमर्स को फैसिलिटेट करते हैं, जो कि मैंने आपको एग्जांपल्स दी। अगले सवाल में पूछ रहा है, व्हाट इज़ द नॉर्मल पीरियड टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ चेक टू बी क्लियर बिटवीन द बैंक यूजिंग यूके क्लियरिंग सिस्टम? कहता है कि आप बताएं यूके का जो क्लियरिंग सिस्टम है उसके तहत कितने अरसे में इंटर बैंक जो चेक्स हैं वो क्लियर हो जाते हैं। देखें, यूके के अंदर 3 दिन लगते हैं, लेकिन आजकल ये कॉन्सेप्ट बहुत फास्ट हो चुका है। आजकल सेम डे क्लियरिंग भी होती है, और आजकल चूँकि ऑनलाइन बैंक्स हो गए तमाम के तमाम, तो क्लियरिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा कम हो रहा है, ऑटोमेटिकली क्लियरिंग हो जाती है। तो वैसे 3 दिन है जो आपकी किताब में लिखा हुआ है। सो देयर आर 3 वर्किंग डेज। ओके, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट अ कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप बिटवीन बैंक एंड इट्स कस्टमर? कहता है कि आप बताएं बैंक और कस्टमर के दरमियान कौन कौन सा रिश्ता हो सकता है, रिलेशनशिप डेवलप हो सकता है। देख लेते हैं जी। कहता है रिसीवेबल्स एंड पेएबल। जी बिल्कुल, जब आप बैंक में जमा करवाते हैं, पैसे डिपॉजिट करवाते हैं, तो बैंक पेएबल है, आप रिसीवेबल नहीं, बैंक रिसीवेबल है और बैंक के लिए आप पेएबल्स हैं। और जब आप कर्ज़ा लेते हैं बैंक से, तो बैंक कहता है कि आप मेरे लिए रिसीवेबल्स हैं, और आप बैंक को कहते हैं मेरे लिए पेएबल हैं। तो डेटर एंड क्रेडिटर का रिलेशनशिप बैंक और आपका होता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। प्रिंसिपल एंड एजेंट, बिल्कुल, जब आप बैंक को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि मेरे बिहाफ पे मेरे जिम की फ़ी पे कर दे एज अ स्टैंडिंग ऑर्डर, मेरे बिहाफ पे आए बिजली का बिल पे कर दे एज अ डायरेक्ट डेबिट, तो आपका और बैंक का रिश्ता बढ़ जाता है और वो प्रिंसिपल और एजेंट का बन जाता है।
मोर्टगेजर और मोर्टगेजी, जी बिल्कुल। जब आप बैंक से सिक्योर्ड लोन लेते हैं, सिक्योर्ड लोन का मतलब ये होता है कि आप कोई प्रॉपर्टी के पेपर्स रखवा के बैंक से कर्जा ले लेते हैं, तो उस सूरत में बैंक और आपका रिलेशनशिप मोर्टगेजर और मोर्टगेजी का होता है, ठीक है ना। बेलर और बेली, देखिए बाज़ औक़ात बैंक आपको लॉकर सर्विसेज प्रोवाइड करता है। लॉकर सर्विसेज के अंदर आप अपने डॉक्यूमेंट्स भी रखवा सकते हैं, आप अपना जेवर भी रखवा सकते हैं फॉर सेफ कस्टडी। तो उसमें ऑनरशिप तो ट्रांसफ़र नहीं कर रहे थे, उस सूरत में बैंक और आपका रिलेशनशिप बेलर और बेली का हो जाता है, ठीक है ना। ये सारे रिलेशनशिप्स आपके और बैंक के होते हैं, लिहाजा इसका आंसर है ऑल। मेक सेंस? ओके जी, जो अगला सवाल बैंकिंग का है, पेटी कैश को हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे, इसलिए मैंने 89 से डायरेक्ट 91 पे जंप किया है। तो पेटी कैश को मैं बिल्कुल सेपरेट लेके चलूँगा। तो हम बैंकिंग को पहले देखेंगे, पेटी कैश को हम बाद में देखते हैं। तो बीच बीच में से अब जो बैंकिंग के क्वेश्चंस आ रहे होंगे मैं उनको एक्सट्रैक्ट करके एक्सप्लेन करूँगा, और बाद में हम पेटी कैश को डिस्कस करेंगे, सिर्फ पेटी कैश के क्वेश्चंस। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ड्यूटीज़ ऑफ अ कस्टमर टूवर्ड्स बैंक। कहता है जब कस्टमर बैंक के साथ रिलेशनशिप क्रिएट कर लेता है तो क्या क्या चीज़ें कस्टमर की ड्यूटी का हिस्सा हैं। कहता है कि बैंक की सर्विसेज को प्रमोट करे, नहीं ये ड्यूटी थोड़ी है कि बैंक की सर्विसेज को प्रमोट करे, हमारी मर्ज़ी। नॉट इनकरेज फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़, बिल्कुल किसी किस्म का कोई फ्रॉड करने की कोशिश ना करे, किसी किस्म का कोई फेक कार्ड इंट्रोड्यूस ना करवाए, किसी किस्म की कोई गलत इंफॉर्मेशन बैंक को ना दे, बिल्कुल। नॉट टू मिस यूज़ एनी चेक गारंटी कार्ड, जी बिल्कुल, किसी किस्म का चेक गारंटी कार्ड को मिस यूज़ ना करे, टेम्पर ना करे। नॉट टू ओपन अकाउंट एल्सवेयर विदाउट द नोटिस, नहीं जी उसकी मर्ज़ी है, जहाँ मर्ज़ी अकाउंट ओपन करवाए, जितना मर्ज़ी अकाउंट ओपन करवाए। इसका मतलब है कि 2 and 3 इज़ द राइट आंसर। मेक सेंस? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 93 जो है वो कहता है व्हाट शुड हैपन टू अ चेक ऑन विच एफ जॉन इज ड्रॉर। कहता है जी चेक काटा है एफ जॉन ने, एफ जॉन का अकाउंट है, उसने पेमेंट किया किसको, ए स्मिथ इज द पे, ए स्मिथ को, एंड विच आल्सो कंटेन्स द क्रॉसिंग अकाउंट पे। और कहता है जो क्रॉसिंग हुई है उसके अंदर अकाउंट पे ही लिखा हुआ है। क्या मतलब है इस बात का, मैं आपको ज़रा समझाता हूँ। देखिए बेटा, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक चेक है, दिस इज़ द चेक के चेक है, ठीक है। और इस चेक पे यहाँ पर लिखा हुआ है टू ए स्मिथ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 50,000 और इधर साइन किए हुए हैं किसने, एफ जोन्स ने, जिसने पेमेंट करनी है। और यहाँ पर 2 पैरेलल लाइंस ड्रा की हुई हैं और उस पैरेलल लाइंस के अंदर लिखा हुआ है अकाउंट पे। कहते इसका मतलब क्या है, देखें जब क्रॉसिंग हो जाती है इसका मतलब ये है कि एक तो ये कैश के ऊपर काउंटर नहीं हो, कैश काउंटर के ऊपर कैश नहीं हो सकता, दूसरा ये है कि ये अकाउंट में जमा होगा, ऐसा ही है ना। और साथ अगर अकाउंट पे ही लिख दिया जाए इसका मतलब जिस पार्टी का नाम लिखा है इसी के अकाउंट में जाएगा और किसी अकाउंट में नहीं जा सकता, ठीक है ना। तो देख लेते हैं आंसर्स क्या हैं। कहता है इट कैन बी पेड आउट इन कैश व्हेन प्रेजेंटेड एट बैंक। कहते हैं जब बैंक लेके जाया जाए कैश हो जाएगा ना। इट मस्ट बी पेड इनटू द बैंक अकाउंट, ठीक है। ऑल्दो देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन विच बैंक अकाउंट इज पेड इनटू, नहीं ऐसा तो नहीं। इट मस्ट बी पेड इनटू अ बैंक अकाउंट इन द नेम ऑफ ए स्मिथ, यस ए स्मिथ के ही अकाउंट में जाएगा और किसी के अकाउंट में नहीं जा सकता। इट मस्ट बी पेड इन टू द बैंक अकाउंट इन द नेम ऑफ एफ जोन्स, एफ जोन्स के अकाउंट में क्यों जाएगा, एफ जोन्स ने तो पेमेंट करनी है। अगला सवाल कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स वुड बी रिक्वायर्ड व्हेन पेइंग इन द डेली टेकिंग्स इनटू द बैंक अकाउंट। कहता है कि डेली टेकिंग से मुराद क्या है कि जब आप चीज़ें बेच रहे हैं कैश के ऊपर तो आपके कैश ड्रॉ के अंदर काउंटर के अंदर पैसे आ रहे हैं, अब शाम के टाइम आप उठा के पैसे बैंक में जमा करवाते हैं ना फॉर सेफ कस्टडी। तो कहता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यूज़ होंगे। ज़ाहिर है कुछ कस्टमर्स ने आपको पे कर दिया होगा इन द फॉर्म ऑफ चेक, तो वो चेक आप लेके जाएंगे बैंक में जमा कराने के लिए अपने अकाउंट में। कॉपी क्रेडिट कार्ड वाउचर्स, जी जिन लोगों ने क्रेडिट कार्ड के ज़रिए स्वाइप करवाया होगा तो ज़ाहिर है उसका एक रसीद निकली होगी जो आपने उसको दे दी होगी, एक रसीद आपने खुद रखी हुई है वो भी ले जाएंगे ताकि रिकनसाइल हो कि आपके अकाउंट में बाकी पैसे आ गए हैं कि नहीं आ गए। चेक रेमिटेंस लिस्ट, चेक रेमिटेंस लिस्ट ले जाने की ज़रूरत तो नहीं होगी, ये रिक्वायरमेंट नहीं है। चेक रेमिटेंस लिस्ट से मुराद ये होता है कि
कस्टमर से जब आपने पेमेंट ली होगी तो ज़ाहिर है आपने उसको रसीद भी दी होगी कि आपकी पेमेंट हो गई है, इनवॉइस इशू कर दी होगी, उसकी कार्बन कापी आपने अपने पास लिख ली होगी और उसकी एक लिस्ट तैयार कर ली होगी कि हमें इतनी इतनी पेमेंट रिसीव हो गई है। जब आप बैंक में पैसे जमा करवा रहे हैं तो क्या उस लिस्ट को ले जाना ज़रूरी है? ज़रूरी तो नहीं है, क्योंकि आपके पास तो कैश पड़ा हुआ है, तो उस लिस्ट का क्या, वो तो आपके अपने मकसद के लिए रिकनसाइल करने के लिए, तो ये इट इज़ नॉट अ रिक्वायरमेंट, ना ही बैंक इसको देखता है। चेक कॉपी क्रेडिट कार्ड समरी, हाँ क्रेडिट कार्ड समरी से मुराद ये है कि कितने कितने कस्टमर्स ने कितनी कितनी आपको पेमेंट कर दी हैं और आपके पास पूरी उसकी समरी आ गई, आप बैंक ले जाते हैं और आप कहते हैं कि देखें जी मेरे अकाउंट में इतने इतने पैसे आ गए हैं कि नहीं आ गए, तो इट मीन्स के दैट आप रिकनसाइल करते हैं। तो 1, 2 and 4 इज़ द राइट आंसर। अगला जो सवाल है कहता है कि इन जनवरी अ बिजनेस रिसीव अ चेक डेटेड जनवरी ऑफ द प्रीवियस ईयर। देखें जी ये तो लॉल हो गया। कहता है कि जनवरी 2024 में एक कस्टमर से हमने चेक रिसीव किया, उसने हमें पेमेंट करनी थी और उस चेक के ऊपर जनवरी 2023 लिखा हुआ है, इसका मतलब 1 साल पुराना चेक उसने दे दिया। व्हाट दे डू विद दिस चेक, कहते हैं अब क्या करना चाहिए हमें। देखिए जब हमारे पास कोई पुराना चेक आ जाए, आपने कंसेप्ट याद रखना है कि जब भी चेक 6 महीने ओल्डर हो जाए, जैसे आज 1 जनवरी 2024 है और आपके पास चेक आ जाता है 1 जून 2023 का, इसका मतलब उसको गुजरे हुए 7 महीने हो गए हैं ना। तो 6 महीने से ज़्यादा अगर चेक 6 मंथ्स और मोर ओल्ड हो जाए, उस चेक को बैंक कहता है स्टेल। स्टेल का मतलब पुराना हो गया। अब उसको क्या करना है, कस्टमर ने आपको चेक दे दिया जो कि पुराना चेक है, ओल्ड हो चुका है, स्टेल हो चुका है। अब आप कस्टमर को वापस कर दें कि जनाब इसको ठीक करवा के लाओ, ठीक है ना। पे इनटू द बैंक, देखिए बैंक पे करेंगे, बैंक तो इसको कैश ही नहीं करेगा। ऑल्टर द डेट, आप डेट खुद क्यों ऑल्टर करें, आपका चेक थोड़ी है। अगर डेट ऑल्टर होती है तो ड्रॉर के साइन चाहिए होंगे। राइट रेफर टू द ड्रॉर ऑन द चेक। देखें अगर चेक बैंक में जाता है ना तो बैंक वाला जो है इसके ऊपर लिख सकता है रेफर टू द ड्रॉर कि जनाब ये ड्रॉर के पास जाएँ ठीक करवाएं। आप नहीं लिख सकते, बैंक तो लिख सकते है, उसके बाद अथॉरिटी वो स्टैंप लगाएगा ऊपर। आपने क्या करना है वो तो ये पूछ रहे हैं ना, व्हाट द बिजनेस नीड टू डू, रिटर्न इट टू द कस्टमर फॉर अल्टरेशन। हाँ जी, जिस कस्टमर ने आपको दिया उसको दें, जनाब जाके ये ठीक करवा के लो। क्वेश्चन नंबर 104 में कहता है विच फॉर्म ऑफ पेमेंट कॉमनली यूजेस BACS। कहता है कि आप बताएं BACS के ज़रिए कौन सी पेमेंट होती है, चेक की, क्रेडिट कार्ड की, डेबिट कार्ड, पेरोल। अच्छा ये BACS क्या है, बैंक ऑटोमेटेड क्लियरिंग सिस्टम। अब मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ ये क्या है। देखिए फॉर एग्जांपल मैं एक एम्प्लॉयर हूँ, मेरे अंडर 50 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं और हर एम्प्लॉय का अकाउंट डिफरेंट बैंक्स में, किसी का हबीब बैंक में है, किसी का हबीब मेट्रोपॉलिटन में है, किसी का स्टैंडर्ड चार्टर्ड में है, किसी का बार्कलेस के अंदर है, किसी का समिट बैंक के अंदर है, किसी का BML के अंदर है, किसी का बैंक ऑफ पंजाब के अंदर है, नेशनल बैंक के अंदर है। तो बेताशा अकाउंट्स हैं। अब एक तरीकाकार तो ये है कि मैं उनको चेक काट के दे दूँ। अब चेक काट के दे दूँगा तो मेरी तो चेक बुक पहले दिन ही ख़त्म हो जाएगी। दूसरा तरीकाकार ये है कि मैं अपने बैंक को एक चेक लिखूँ, तमाम एम्प्लॉइज़ की सैलरीज़ को टोटल करूं, मेरी तमाम एम्प्लॉइज़ की सैलरी का टोटल 10 लाख आ रहा है, 50 एम्प्लॉइज़ को जो मैंने पे करनी है, और 10 लाख का मैं चेक लिखूं अपने बैंक को। मेरा बैंक स्टैंडर्ड चार्टर्ड है और मैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड के नाम चेक काटूं और उसके साथ एक एक्सेल की फ़ाइल अटैच कर दूं और हर एम्प्लॉय का नाम, उसका अकाउंट का टाइटल और उसके अकाउंट नंबर जो जो उसके बैंक में है अकाउंट। किसी का हबीब बैंक में है तो हबीब बैंक का अकाउंट नंबर आ गया, हबीब बैंक का नाम। तो एज अ रिज़ल्ट मैं क्या करूँगा, एज अ रिज़ल्ट मैं एक्सेल की शीट बैंक को दे दूँगा। अब बैंक मेरे अकाउंट से 10 लाख निकाल के वहीं बैठे बैठे स्टैंडर्ड चार्टर बैंक जो है वो उनके अकाउंट में क्रेडिट करता रहेगा, हबीब बैंक, हबीब मेट्रो में, बैंक ऑफ पंजाब में, नेशनल बैंक में, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं बैंक ऑटोमेटेड क्लियरिंग सिस्टम। अगर आप बैंकिंग का कॉन्सेप्ट देखें तो आपके तो नहीं है उसमें टॉपिक में, एक नॉस्ट्रो वास्ट्रो का कॉन्सेप्ट होता है कि हर बैंक के अंदर दूसरे बैंक का एक अकाउंट होता है। जिस तरह स्टैंडर्ड चार्टर के अंदर हबीब बैंक का भी अकाउंट होगा, MCB का भी अकाउंट होगा, लाइट का भी होगा, एस्क्री का भी होगा, बैंक ऑफ पंजाब का भी होगा, तो वो उधर फेंकेगा तो बैंक ऑफ पंजाब ऑटोमेटिकली शाम के टाइम उस एम्प्लॉय के अकाउंट में क्रेडिट कर देगा, ठीक है। खैर इसके अंदर हमने नहीं घुसना। तो बैंक ऑटोमेटिक क्लियरिंग सिस्टम ये है कि दिस इज़ द बेस्ट पेमेंट मेथड क्विकली वाया बैंक टू अदर बैंक अकाउंट्स
ऑफ द एम्प्लॉयज़। तो इसका मतलब है ये पेरोल के पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, जो मैंने आपको कहानी सुनाई है। अगला जो सवाल है वो है व्हाट इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज ऑन अ बैंक स्टेटमेंट। कहते हैं बैंक स्टेटमेंट अगर आप खोल के देखें तो आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन नज़र आएगी। ज़ाहिर है जो भी आपकी बिजनेस ट्रांजेक्शन हुई हैं बैंक के थ्रू आपको सारी की सारी वही नज़र आएगी। द ट्रांजेक्शन पासिंग थ्रू द बैंक अकाउंट ऑफ अ बिजनेस मेक सेंस। द ट्रांजेक्शन बिटवीन कस्टमर एंड सप्लायर, देखें जी आपने कैश पेमेंट की है तो बैंक कहाँ से आ गया बीच में बैंक स्टेटमेंट में, ये तो नहीं पेटी कैश ट्रांजेक्शन, नहीं जी। ट्रांजेक्शन कंपनी बाय क्रेडिट कार्ड, ज़रूरी तो नहीं है। अदर पेमेंट्स भी होती हैं, डायरेक्ट डेबिट, स्टैंडिंग ऑर्डर्स की। तो जो भी ट्रांजैक्शन जिसमें बैंक इन्वॉल्व हो रहा है तो वो बैंक स्टेटमेंट के ऊपर छापा डल जाएगा, छप जाएगा। अगले सवाल में कहता है व्हेन प्रेजेंटिंग अ डेबिट कार्ड टू पे फॉर गुड्स एट अ सुपरमार्केट चेकआउट। कहता है आप एक ग्रोसरी स्टोर चले गए, आपने डेबिट कार्ड उसको दिया कि ये लो पेमेंट ले लो। इट इज़ रिजेक्टेड विद द मैसेज दैट लिमिट हैज़ बीन एक्सीडेड। मैसेज आ गया जी आपके अकाउंट में तो पैसे मुक गए। डेबिट कार्ड के अंदर क्रेडिट फैसिलिटी तो नहीं होती ना, आपके अकाउंट में जितने पैसे होते हैं उतने ही आप निकलवा सकते हैं, नॉट मोर देन दैट। वो तो क्रेडिट कार्ड में होती है फैसिलिटी। कहता है व्हाट एक्शन शुड द चेकआउट ऑपरेटर टेक। कहता है वो जो बंदा है ग्रॉसरी स्टोर का कैशियर, वो आपसे क्या कहेगा, ये क्या कर सकता है वो आपके लिए। वो कहेगा जी आस्क द कस्टमर टू मेक द पेमेंट बाय सम अदर मीन्स। कस्टमर कहेगा भाई जी पैसे कर दो या किसी और ऐप के ज़रिए पे करो। हाँ ये तो ठीक वो कह सकता है। एथोराइज इंक्रीज डेबिट कार्ड लिमिट फॉर द कस्टमर, वो कैसे करेगा जनाब ग्रॉसरी स्टोर का, वो तो बैंकर करेगा ना जनाब जब कस्टमर रिक्वेस्ट करेगा। कॉल द पुलिस एंड हैव द कस्टमर अरेस्टेड, क्यों कोई फ्रॉड थोड़ी हुआ है कि पुलिस बुलाई जाएगी, कस्टमर को थोड़ी अरेस्ट किया जाएगा। कहेगा जी पेमेंट करो किसी और मेथड के साथ, पेमेंट नहीं होती चीज़ें ही हैंड ओवर नहीं करेगा। लेट द कस्टमर टेक द गुड्स एंड कम बैक लेटर टू मेक द पेमेंट। देखें जी कश्मीर आज़ाद होने तक उधार बांधता है, ठीक है। तो ए इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड मेथड ऑफ पेमेंट। कहता है जी आप बताएं कौन सा मेथड ऑफ पेमेंट वैलिड है नीचे दिए हुए सिनेरियोज में, ठीक है ना। सिनेरियोज टू सिनेरियोज वेरी करता है जनाब। कहता है अ क्रेडिट कार्ड इन एक्सेस ऑफ लिमिट, बड़ी बात है जी, क्रेडिट कार्ड की लिमिट एक्सपायर होगी, एक्सेस होगी है तो पेमेंट ही नहीं होगी तो वैलिड तो ना हुआ। अ चेक ऑन विच अमाउंट वर्ड्स एंड फिगर्स पेड, माशाल्लाह एक चेक था जो आपने काटा है, यहाँ पर 5,000 लिखा है और यहाँ पर 50,000 लिख दी है, तो वर्ड्स एंड फिगर ही ठीक नहीं है तो पेमेंट हो सकेगी ना जी ना। कैश फेक नोट्स ना हो तो कैश तो ठीक है। बाटर तो नहीं होता ना, बाटर सिस्टम से मुराद है एक्सचेंज ऑफ गुड्स अगेंस्ट गुड्स। क्या मतलब, फॉर एग्ज़ाम्पल आप बिस्किट लेने चले गए शॉप से और आपके पास पैसे नहीं थे, आपने उसको 2 सिगरेट पकड़ा दिए कि यार ये 40 का बिस्किट है तो 2 ये गोल्ड लीफ पकड़ लो, तो ये बाटर सिस्टम है ना। बाटर सिस्टम तो नहीं चलता, वो तो पुराने एंशिएंट टाइम्स में होता था। अगला सवाल ये है कि व्हाट इज़ नीडेड फॉर अ चेक टू बी प्रॉपरली अथोराइज। कहता है कि जब आप चेक को अथोराइज करवाते हैं तो क्या चीज़ें चेक की जाती हैं। देखो चेक अथोराइज करवाने से मुराद क्या है कि ज़ाहिर है जब आपने चीज़ें वगैरह मंगवा ली हैं, रेमिटेंस रिक्विजिशन भेज दी है, मटीरियल रिक्विजिशन जिसको बोलते हैं, तो या परचेज रिक्विजिशन, उसके बाद ज़ाहिर है सप्लायर की आ गई है इनवॉइस, तो अब आप कहते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट को कि जनाब चेक इशू करें। तो क्या चीज़ें देखी जाएंगी वाइल मेकिंग द पेमेंट। कहता है सफिशिएंट मनी इन द बैंक, देखें ये काम तो नहीं है। एविडेंस ऑफ अंडरलाइंग ट्रांजैक्शन एंड अप्रूव्ड रिक्विजिशन, हाँ जी बिल्कुल, जब आप कहेंगे कि पेमेंट की जाए उसके साथ आप एविडेंस भेजेंगे कि जनाब हमने इतनी चीज़ें ख़रीद ली हैं, और ये भी भेजेंगे कि आपने इतना मटेरियल जब रिक्विजिशन हो रहा था या परचेज रिक्विजिशन थी अप्रूव की थी। बी इज़ द राइट आंसर। रिसीट स्टेपल्ड ऑन द इनवॉइस, अभी तो पेमेंट ही नहीं हो रही। रेमिटेंस एडवाइस एंड द कंपनी स्टेटमेंट फ्रॉम द सप्लायर, वो तो जब चेक इशू हो जाता है उसके बाद जो मरला होता है उसमें आता है, अभी तो हमने चेक इशू करवाना है ना, पकड़ना है, तो डी भी नहीं है। मेक सेंस। अच्छा इसमें बेसिकली बी इज़ द राइट आंसर। चलें जी अगले क्वेश्चन में कहता है चेक इज ऑटोमेटिकली प्रिंटेड बाय अ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम फॉर अ पेमेंट टू बी मेड टू द सप्लायर, हाउ डज दिस बेनिफिट द बिजनेस। कहता है जी ऑटोमेटिकली प्रिंटर में से प्रिंट होकर निकल आता है। देखें जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ के चेक आप देखते हैं ना, उसके ऊपर जो पेई है उसका नाम भी लिखा हुआ होता है, मतलब प्रिंट हुआ हुआ होता है, अमाउंट भी लिखी होती है, वर्ड्स फिगर्स भी लिखे होते हैं, बस सिग्नेचर करने होते हैं डेजिग्नेटेड लोगों ने जिन्होंने आपने दिया हुआ है अथॉरिटी टू साइन। तो कहता है कि इसका फ़ायदा क्या होगा, देख लेते हैं। इट प्रिवेंट्स फ्रॉड, ओके,
There are unlikely to be technical mistake on the check. Okay, this check does not require authorization. नहीं, सिग्नेचर तो होते हैं. It saves the need to check and sign the check. नहीं, ये भी नहीं है, चेक भी किया जाता है. It prevents fraud. देखिए फ्रॉड फिर भी हो सकता है. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. 70,000 की अमाउंट पे करनी थी. 70,000 ही लिखा हुआ है अमाउंट एंड वर्ड्स एंड फिगर में, और मॉनिटरी फिगर में भी 70 लिखा है. फ्रॉड है तो फ्रॉड है, वो तो हो सकता है. हाँ, देर आर अनलाइकली टू बी टेक्निकल मिस्टेक ऑन द चेक. कोई टेक्निकल मिस्टेक नहीं होगी ना. ऑलरेडी प्रिंट अगर हुआ है तो वर्ड्स फिगर्स मैच किए हुए होंगे, डेट ठीक लिखी हुई होगी, तो किसी किस्म का और कोई मसला नहीं होगा. तो बी इज़ द राइट आंसर. अगला सवाल है आपके पास. वाई वुड टिल्स बी चेक्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय मैनेजर्स एंड अदर रिस्पॉन्सिबल स्टाफ हु आर नॉट यूजली इन्वॉल्व इन द रिसीट एंड पेमेंट ऑफ कैश. कहता है कि मैनेजर्स या सीनियर मैनेजर्स क्यों आके कैशियर का काउंटर खोल के कैश चेक करेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. वजह क्या है? अब तक कि वो रिस्पॉन्सिबल भी नहीं है. ज़ाहिर है वजह यही हो सकती है ना कि ये काम ठीक कर रहा है, किसी किस्म का कोई फ्रॉड या एरर तो नहीं हो रहा. देखें फॉर एग्जांपल, मेरा कैशियर है, 2 लोग हैं, एक कैश ले रहा है और एक जो है रजिस्टर के ऊपर लिख रहा है, चीज़ें बिक रही हैं. अब कैश जो ले रहा है उसने लिखा हुआ है कि आज 50,000 रिसीव हुआ है, मतलब 50,000 का कैश काउंटर में है, वो मुझे बता रहा है. और जो रजिस्टर है उसने लिखा हुआ है जी 55,000 की सेल्स हुई हैं. इसका मतलब 5,000 किधर गया? कपला हो गया ना. तो मैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आके देखूंगा कि क्या ये जो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ की हैं, एक बंदे को कैश काउंट के लिए लगाया, एक बंदे को लिखने के लिए लगाया, काम ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा, किसी किस्म का कोई फ्रॉड शराड तो नहीं हो रहा. ऐसे ही है ना. तो देख लेते हैं आंसर क्या हो सकता है पॉसिबल. कहता है टू इनेबल द मैनेजर्स एंड अदर्स टू हैंडल कैश. नहीं, हमारा तो काम ही नहीं है. टू सिक्योरिटी मेजर टू चेक द वर्क ऑफ कैशियर. हाँ जी बिल्कुल, एज अ सिक्योरिटी मेजर देखा जाए कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है. टू असेस द सेल्स परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये काम तो नहीं है. एज अ वे ऑफ इंश्योरिंग डॉक्यूमेंटेशन इज बीइंग डेल्ट विद करेक्टली. देखिए डॉक्यूमेंटेशन का काम नहीं है ये. मेन काम टिल में घुसने का मतलब ये है कि कैश के साथ मामला ठीक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे. मेक सेंस? थैंक यू.